ये जो मिस सेलिंग की कहानी शुरू हुई थी ये 2017 की थी। वो यस बैंक का वो ब्रांच मैनेजर था। अच्छा पैसा मिला होगा, रिटायर हुए हो, अब उस पैसे को क्या करना है हम बताते हैं। उसकी पॉलिसी आ जानी चाहिए थी 15 दिन, वो नहीं आई 3 महीने तक। मैं लोन तो अप्लाई किया था 60 लाख के लिए, कवर्ड हो रहा था ओनली 42 लाख। तो बेसिकली उनका इंटेंशन ये इंश्योरेंस का था ही नहीं, उनको पॉलिसी बेचना था मुझे। वो जो पर्टिकुलर आरएम है जो हमको धोखे से पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहा था, उसको प्रमोशन मिलके उसी ब्रांच में उसको रखा है और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब इसके बाद आप कभी बैंकों पर भरोसा कर पाएंगे? नहीं। This is a systemic problem. Let's find out the culprits. Let's put the maximum possible penalty allowed by law. It's just not there. It's just not happening, and I don't understand why. ये झूठ बोल के फायदा किसको है? बैंक एम्प्लॉय को, एजेंट को, क्योंकि उनके टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, उनको कमीशन, उनको इंसेंटिव, ओके, उनको प्रमोशंस मिल रहा है। It's a complete failure of the regulators in the market. मैंने 2012 में बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी। जो मैंने स्टार्ट करा था तो मैं एज अ टेलर स्टार्ट हुआ था, बट टेलर के रोल पे भी आपको सेल्स के टारगेट होते हैं। सो जितने भी रोल्स होंगे बैंकिंग इंडस्ट्री में, इसमें सेल्स का टारगेट होगा, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली टेलर से फिर मैं आरएम प्रोफाइल पे आया, देन आरएम से मूव करते 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 एक मिडिल मैनेजमेंट रोल पे आ गया। आप जब एक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी किसी कस्टमर को बेचते हैं तो आपके बैंक को कितनी कमीशन मिलती है? तो अगर मैंने कस्टमर को कन्विंस कर लिया कि आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करिए, 10 साल के इन्वेस्ट करिए और 15 साल के बाद मतलब मेच्योरिटी अमाउंट ले जाइए, तो अगर जो 1 लाख का प्रीमियम वो पहले साल पे कर रहा है, मुझे उसका 65% मिलेगा रेवेन्यू। मतलब मेरी बुक के अंदर मैंने 65,000 का बैंक को रेवेन्यू कमा के दे दिया। अब मेरा टारगेट सपोज कीजिए 80,000 की रेवेन्यू अर्न करने का है, तो मेरा जो बच्चा है वो 15,000 का टारगेट है। वो मैं चाहे दूसरी इंश्योरेंस से बेच के कर दूं या ना कोई और प्रोडक्ट बेच दूं, उससे मेरा बैलेंसिंग स्कोर कार्ड खड़ा हो जाएगा, जो हर महीने आपका पब्लिश होता है कि एक्स एम्प्लॉय ने इस महीने में क्या बिजनेस करा, क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचे, क्या क्या उनकी स्कोर कार्ड है। उसी पे उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट होगी, उसी पे उनका प्रमोशन है, उसी पे उनका डी ग्रो करेंगे या उसी पे उनको डांट पड़ पिटेगी, जो बेसिक हैरेसमेंट होती है रैंकिंग में। When you invest in a multi-year endowment policy, up to 65% may go towards commissions for these banks. Then there are salaries, office rent, and other expenses of the insurance companies. After all this, a very small portion of your investment is invested in the first year. Even the Economic Survey of India 2024, tabled by the Ministry of Finance and the Parliament, advised the banks to resist the temptation of product mis-selling at the expense of customers. The survey admitted that product mis-selling by banks is too rampant to be dismissed as the activity of a few bank RMs. आपने अपनी लाइफ टाइम में कभी किसी बुजुर्ग को ऐसा प्रोडक्ट बेचा है जो आपको लगता है कि उनके लिए सूटेबल नहीं था, बट आपको प्रेशर इतना ज्यादा था अपने बैंक की तरफ से? देखिए बेचा है, कभी कभी क्या होता है, आप पे प्रेशर होता है तो वो आपको बेचना पड़ जाता है। आप किसी को सेल करने कुछ गए, उनको वो चीज़ समझ नहीं आई, फिर आपने उनको कुछ और बताया, फिर आपको रियलाइजेशन होती है कि उनकी इतनी एज नहीं है कि वो समझ पाए कि कभी उस प्रोडक्ट से एग्जिट करना है या कब इन करना है। Branch guys, if they're about to miss their sales target, they start mis-selling. But I'm not very sure, this is an oversimplification, but what happens is the complexity of the product also contributes to that, and very often you will find the senior citizens are the target.
यार मेरे डैड एक फौजी थे और एक वॉरियर। ही वॉज बॉर्न इन 1942, तो वो तो ज़माना ही बहुत अलग होता था। उन्होंने 2 वॉर्स भी लड़ी हैं, 62 की वॉर और अपना जो 71 की वॉर हुई थी वो, उसके अंदर उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। स्पेशली जब बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ था तो ही वॉज इन ग्रेट फ्रंट लाइन पे थे। ये जो मिस सेलिंग की कहानी शुरू हुई थी ये 2017 की थी। 2017 में मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था जो 12-13 साल से हमारे इनर सर्कल के अंदर था। वो येस बैंक का वो ब्रांच मैनेजर था। तो मेनली मेरे फादर का पैसा HDFC में फिक्स डिपॉजिट के अंदर पड़ा हुआ था। वो बंदा हमारे पास स्कीम लेके आया कि ये सुपर FD है सीनियर सिटीजन्स के लिए, 5 साल का लॉक इन है और 5 साल के बाद आपको जो है वो पैसा मिल जाएगा। हर साल आपका इंटरेस्ट जो 9.5% था वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाया करे। तो हमने भी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करी, ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। अदरवाइज मेरे फादर जो उस टाइम 79 ईयर्स के थे, उनके लिए डीमैट अकाउंट खोलना और उसके अंदर बॉन्ड्स क्रेडिट करना, उसके बारे में हमें कुछ आइडिया ही नहीं था, नॉट एट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो बॉन्ड्स थे जो मार्केट में डिस्काउंट रेट पे अवेलेबल थे, हमें प्रीमियम प्राइस के ऊपर बेचे गए। हमारे पास 13 बॉन्ड थे जिसके लिए हमने करीब 1,36,00,000 रुपया फादर के अकाउंट से डेबिट हुआ है। सो मेनली 1,30 की जगह हमें 1,36 दिया। लेकिन जब ये येस बैंक डाउन हुआ तो हमको तो ये था कि भाई बैंक के पास है, सेफ है पैसे, बिकॉज हमें मालूम भी नहीं था ये FD नहीं है, उसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं था। 23-24 मार्च ये है कोविड के जस्ट पहले की बात, आई थिंक कोविड शुरू हुआ था। एक्सेस ट्रस्टी से हमको एक ईमेल आया कि आपके जो 13 बॉन्ड्स हैं वो राइट ऑफ हो गए हैं। तो हम लोग बहुत शॉक थे कि कौन से बॉन्ड, भाई हमने तो जिंदगी में कभी बॉन्ड्स के अंदर कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। In March 2020, thousands of investors were blindsided when Yes Bank collapsed. Anil Ambani Group, SL Group, DHFL, IL&FS, Vodafone are some of those very stressed corporate to whom Yes Bank has been exposed. Over 8,400 crores rupees worth of 81 bonds were completely written off. But what are 81 bonds? 81 bond is an offshoot of the global financial crisis 2008. Many of the banks some of the banks got their capital eroded. Now the government had to step in recapitalizing them. So globally now the Basel III norm that come in and all, they spoke about that creating a new instrument, new bond, which is a part of the Tier 1 bond. So this is a bond which is part of the Tier 1 bond, not Tier 2. The difference is this, it's a very high risk bond. There is no guarantee that you will continue to get it because the banks have the liberty. If the banks are in trouble, banks can stop payment of your interest. Banks can actually even write off the banks, all the banks. You will not get anything. Around 1,300 individuals were pushed down 81 bonds. These bonds were sold to them as super FDs. They weren't told that these are bonds, let alone 81 bonds that are more risky. सो मेनली ये जो सारे डॉक्यूमेंट है, अगर आप उनको देखोगे, चाहे वो डीमैट अकाउंट का फॉर्म होगा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, चाहे ये 81 बोर्ड या ICCL रजिस्ट्रेशन फॉर्म होंगे, ये जितने फॉर्म अगर आप चेक करोगे तो इसके अंदर जो सिग्नेचर हैं वो मेरे फादर के हैं ही नहीं। उसको कॉपी करने की कोशिश करी गई है लेकिन बहुत ही गंदी कॉपी करी है। वो कोई एनीवन कैन मेक आउट कि ये फर्जी सिग्नेचर है। जैसे मेरे फादर की कंडीशन है, आप देख सकते हो, ही इज़ कम्प्लीटली ऑन बेड रिडन है वो। तो फाइनेंशियली हम उनको कोई शॉक नहीं देना चाहते थे बिकॉज किसी की उम्र भर की कमाई जो वो चली गई, तो 2 साल तक तो हमने उनको ये बात बताई नहीं। सो मैं और मेरी सिस्टर हम वो इंटरेस्ट अपने अकाउंट से हम उनको डालते थे कि उनको मालूम चलता रहे कि हाँ भाई मेरे पैसे सेफ है। कोविड के बाद ही मेरे फादर की 4 सर्जरीज हुई हैं, तो उनके पास वो सर्जरीज के लिए पैसे नहीं थे बिकॉज वो सारे का सारा पैसा यहाँ स्कैम्स में चला गया था। उनके जो दोनों हिप रिप्लेस हुए हैं, उनकी रिस्ट रिप्लेस हुई है, उनकी लेग के अंदर रॉड डली हुई हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दी स्कैम्स वो आज उनकी 100% डिपेंडेंसी जो है वो मेरे ऊपर या मेरी सिस्टर के ऊपर हो गई है। सो विच इज़ कि मुझे लगता नहीं है कि वो ये चीज़ें जो है वो डिजर्व करते थे। सिर्फ बिकॉज किसी का लालच था कि
सीनियर सिटीजन्स को हम ये प्रोडक्ट अच्छे से बेच पाएंगे बिकॉज उनको कुछ पूछना नहीं है और उनकी हार्ड अर्न मनी जो है वो सारी हम ऐसे ही ब्लॉक करके बैठ जाएंगे, विच इज़ नॉट राइट। एक जो 83 इयर्स का बंदा है उसके लिए मतलब अपना 1,30,00,000 रुपया बैंक ने राइट ऑफ कर दिया, मतलब वो मेरे को कहीं से भी वो जस्टिस मतलब मॉरलिटी वाइज वो ठीक नहीं है चीज़ें। आपने उस आरएम जो आपका फ्रेंड था उसको रीच आउट करने की कोशिश करी? हमने उससे बात करी तो लेटरली ही सेड कि अमित ये प्रोडक्ट ऐसा होगा, मुझे पता नहीं था, हमें तो प्रेशर था ऊपर से लिया और हमने दे दिए। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों उसके घर जाके मिल के बात करके आए थे, बट मुझे लग रहा है ये जो लोग होते हैं ये मोटी चमड़ी के होते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता सामने वाला किस सिचुएशन में किस सिचुएशन में नहीं है। तो अगर मेरे फादर की सिचुएशन कोई भी देखेगा तो मुझे नहीं लगता कोई आज की डेट में कोशिश भी करेगा। क्या बोलना है, बोलने वाला काम रहा ही नहीं, कुछ मेरा बोलना, कोई काम मेरा बोलना है। मैं तो ये समझता जब मेरे को ये पता लगा कि ऐसी हो गया, मेरी तैसी ब्रिगेड आ रही। हाँ मेरे को धक्का बहुत लगा, थोड़ा नहीं लगा, मैंने उम्र की कमाई अपनी जो लगा दी, चला जाएगा। जो सेविंग किया था मैंने एकदम चला गया, ये धक्का बहुत लगा मेरे को। कोई नहीं, आई जाना पैसा वापस, आज नहीं होगा थोड़े दिन बाद आएगा, आई तो जाना वापस। आपको लगता है कि उन्होंने डेलिबरेटली मिससेल किया था? मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज कमीशन के चक्कर में उसने ये सब किया है, बिकॉज वो ही बिलीव इन की फिक्स डिपॉजिट में पड़ा है ना। आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन पैसा तो आता रहेगा, आपकी कैपिटल तो सेफ है। आज की डेट में हम किसी बैंक वाले से मिलने तक के लिए रेडी नहीं होते, सीधा स्टेट अब है कि नहीं भाई हमें जरूरत पड़ेगी हम खुद आपको अप्रोच कर लेंगे। What comes to your mind after seeing the fraud that took place with an elderly victim like Mr. Kumar Awasthi? What comes to mind is that it's a complete failure of the regulators in the market. So in this case, it is the RBI who's not been able to prevent banks from blatantly mis-selling products which are unsuitable. So this is something that I have documented for almost 15 to 20 years of how banks mis-sell products, how they are predatory on third-party products, and how RBI has abdicated its responsibility towards depositors who unfortunately trust their banks so much. That is the tragedy in India, that we don't have a regulator for small things. We don't have a regulator for ordinary people in the banking space. So deposits are safe. Not for a moment am I saying that your deposits are not safe. Your bank deposits in the commercial banks are safe, but when it comes to other products, third-party products especially, then there is almost no control on what the banks are doing. In financial year 2024 alone, India's top 15 banks earned a staggering 21,773 crores in commissions from selling and marketing life insurance policies and other financial products. Why is this significant? Because these commissions are earned by aggressively pushing financial products, especially life insurance products, often not suitable for the customer. Many of these products, like ULIPs, carry high premiums, generating hefty commissions. The result? Unnecessary policies, financial losses, long lock-ins,
and loss of trust. Through their relationship managers, they sell substandard policies to people of all backgrounds. We spoke with finance professionals, including CAs and CFAs, who've been missold. तो मैंने काफ़ी लीडिंग बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लिया था एंड उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे सारी कंडीशंस बताई, बट लेटर ऑन जब वो होम लोन का अग्रीमेंट साइन होने वाला था एंड मेरी रजिस्ट्री पास आने वाली थी मेरे हाउस की, उन्होंने मुझे बोला कि लोन अमाउंट का 1% मुझे इंश्योरेंस के लिए पे करना पड़ेगा। तो होम लोन का 1% काफ़ी बड़ा अमाउंट था। मैंने पूछा कि क्यों पे करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि ये कंपलसरी है एंड ये लेना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। मुझे सब कुछ बताया गया था कि मैं क्या प्रोडक्ट ले रहा हूँ और कितने सालों तक इसमें लॉक इन रहेगा, बट मुझे जहाँ पे कंसर्न आया वो ये आया कि मुझे यूलिप स्कीम्स में इन्वेस्ट करवाया गया। मुझे लगता है उससे बेटर ऑप्शन ये था कि मैं म्यूचुअल फंड्स में रहता। लॉक इन पीरियड नहीं होता एक तो उसमें, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ जो ग्रोथ होती है वो भी यूलिप को मोस्टली बीट कर सकती है। म्यूचुअल फंड से कॉम्पीट करने के लिए उन्होंने यूलिप्स निकाले, जिसमें म्यूचुअल फंड जैसा प्रोडक्ट है, आपको मार्केट लिंक्ड रिटर्न भी देंगे प्लस इंश्योरेंस भी देंगे हम। तो इसको यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स बोलते हैं। ऑन पेपर ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि इंश्योरेंस भी मैं दे रहा हूँ आपको और म्यूचुअल फंड भी दे रहा हूँ, बंडल्ड है। चलो जो इंश्योरेंस के जो कॉस्ट होने चाहिए थे वो टर्म प्लान के जितने मैं कॉस्ट चार्ज कर रहा हूँ और बाकी म्यूचुअल फंड रिटर्न्स आपको आएगा। पेपर पे बहुत अच्छा था, बट अगर आप उसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा भर देते हो तो आपका जो प्रीमियम है उसी में से 5-10% चार्जेस में चला गया। तो आपका डे 1 से जो पैसा काम कर रहा है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम कर रहा है। म्यूचुअल फंड में तो डे 1 में आपका 100 रुपया काम कर रहा है। Unit linked insurance plans or ULIPs have been around for a long time and they have been missold for a very long time. They are a combination of insurance and investment. The two should not be mixed, but unfortunately this product mixes them and mixes them really inefficiently because it neither gives you the investment returns that you should be getting from a good investment product, nor is it giving you enough life insurance cover which you would get from a term insurance, for example. मैंने काफ़ी क्लियर किया था कि मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी इंश्योरेंस बेनिफिट्स हैं एंड एनीवे मेरा लोन टेन्योर इतना लंबा चलना नहीं था एंड मैंने वो लोन प्रीपे ही करना था, तो मुझे कोई भी इंश्योरेंस जरूरत नहीं थी। मैं ऑलरेडी काफ़ी कवर्ड था उस फ्रंट पे, बट उन्होंने बोला ये कंपलसरी है, ये लोन के साथ ही आता है तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो इसीलिए मुझे वो इंश्योरेंस लेना पड़ा। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो यूलिप की जगह म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते तो शायद मेरे लिए एक बेटर इन्वेस्टमेंट एडवाइस होती, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे जो रेलेवेंट पर्सन था फ्रॉम द बैंक, उन्होंने ये सोचा कि उनका जहाँ कमीशन बन सकता है उन्होंने वो भी चीज बिल्ड इन करने की कोशिश करी, जो मुझे ठीक नहीं लगी। मेरे केस में मैं ये बोलूंगा ये सब कुछ जानते हुए भी हुआ, लेकिन ट्रस्ट के बेसिस में मैं चला गया। तो मैं तो सीए हूँ, जब मेरे को इस तरीके से हो सकता है तो शायद बहुत और लोग भी ट्रस्ट करते होंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये हर किसी को नहीं दी जानी चाहिए कि वो किसी की इन्वेस्टमेंट्स करवा दे। मैंने एक पब्लिक सेक्टर बैंक में लॉकर खुलवाने के लिए गया था घर के पास में। लॉकर हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन साफ उन्होंने बोला कि सर आपको 15 लाख की एफडी करो आप 1 साल के लिए, या फिर आप ये म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स हमसे खरीदो, या फिर ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट लो। मैं उन्हें कन्विंस करना पड़ा कि मैं खुद एक म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल हूँ, हम लोगों को इन्वेस्ट करना बताते हैं और आप हमें को ही बोल रहे हो कि आप खरीदो। तो बोलता है सर आपको खरीदना ही पड़ेगा अगर आपको लॉकर चाहिए। तो हमने उनको बोला कि हम कंप्लेन कर देंगे यार, तो उन्होंने ओपनली हमें कहा आपको जिसको कंप्लेन करना है कर दो। एंड ये पब्लिक सेक्टर बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। गट्स देखिए आप, प्राइवेट सेक्टर तो फिर भी चलो बोले तो हम समझ सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक भी यही बात बोल रही है। फिर हमने सोचा कि हम इतनी दिमाग लगाएंगे, तो हमने उनके साथ नेगोशिएट किया कि हम आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल लॉक इन नहीं रखेंगे, हम लिक्विड फंड में करेंगे, और हमें 15 या 20 लाख रुपए लिक्विड फंड में 1 महीना के लिए कम से कम उसमें डालना पड़ा, तब जाके हमें वो लॉकर दिया उन्होंने। तो हम तो बहुत स्मार्ट हैं, फाइनेंशियली अवेयर हैं, हमें अगर उनकी बात माननी पड़ी तो सोचिए आप हज़ारों ऐसे कस्टमर से जिन्हें कुछ नहीं पता, वो तो 15 लाख का प्रीमियम भी दे सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और उनको ये बोला जाता है 1 साल आपको देना है, दूसरे साल कौन आता है वेरीफाई करने के लिए। It is everybody's experience when you walk into a bank branch and you say you want to make a fixed deposit, they jump on you as if they are hungry dogs to just sell a policy. Okay, it's everybody's experience. It becomes very dangerous now for a country like India because
through the Jan Dhan, you've connected up the whole country, right? The poor people are now connected to your machine. My fear is when it already has started, now it starts to go to the villager who's missold these products. You have a real problem on your hands. This is just not done. मिससेलिंग सबसे ज्यादा विक्टिम्स अगर हम लोग देखेंगे तो मिससेलिंग के, इंश्योरेंस मिससेलिंग के थ्रू बैंक्स सबसे ज्यादा आपको विक्टिम्स जो है वो गांवों में मिलेंगे. व्हाई? बिकॉज जो गांव के लोग हैं, रूरल बैकग्राउंड से हैं, उनको नॉलेज नहीं होता, उनको अपने अधिकार नहीं पता. सो दे आर द परफेक्ट प्रे फॉर दीज इंश्योरेंस एम्प्लॉयज या वल्चर्स हम लोग उनको कहेंगे. तो ये उन वल्चर्स के लिए परफेक्ट प्रे है कि जिनके ऊपर वो इजीली कभी भी झपट्टा मार करके उनसे उनका पैसा लूट सकते हैं. In a small village near Udaipur, farmers turned to the Kisan credit card schemes, hoping for financial relief during tough times. Instead, they were caught in a web of mis-selling. Up to 1/3 of their loan was diverted towards insurance policies that they didn't need, consent to, or understand. What was supposed to be a scheme to help them became a financial burden, leaving them trapped with policies that only deepened their struggles. मैंने लोन मेरी खाते की नकल दे करके बैंक से गया था मैं लोन लेने के लिए. तो उनको बोला भाई मुझे लोन चाहिए है. तो लोन पास करके बुलाया मेरे को. बुलाने के बाद में कहा कि भाई आप पॉलिसी कराओ. मैंने कहा मेरे को पैसे की ज़रूरत है, पॉलिसी नहीं करानी है, मुझे कहीं कर्ज चुकाना है, इसलिए मैं पैसा ले रहा हूँ. तो आप पॉलिसी नहीं कराओगे तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा. लोन पास हो जाने के बाद कहा है ये, उसके पहले नहीं कहा था. कितने का लोन लिया था? सब पूरा डिटेल नहीं बताया, लेकिन 1,20,000 तो मेरे को 80,000 रुपये ही दिए थे हाथ में. सालाना 30,000 रुपये भर नहीं सकता, इतना कमाता नहीं. उन्होंने बताया था सालाना भरना पड़ेगा. और 30,000 रुपये सालाना भरना पड़ेंगे आपको, पॉलिसी कर रहे थे. बताया था. तो मैंने मना किया कि मैं नहीं भर सकूंगा, इतना नहीं कमा रहा हूँ, इसलिए नहीं भर सकूंगा, नहीं कराना है मेरे को. आपने बोला आपका लोन 1,20,000 का था जी. 80,000 आपको मिले, 30,000 की बीमा करा दी गई जी. बाकी 10,000 कहाँ गए? 10,000 तो बैंक वालों ने उठा लिए पैसे. कैसे? क्या पता, वो चेक पर हमको साइन करवा ले गए होंगे कभी. हाँ, चेक दिए थे चेक, तो उन्होंने वो खुद ही खा लिए. हाँ सर, मुझे लोन तो पैसा तो लेना ही था. इसके बाद में उनके पॉलिसी नहीं बनाओगे तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा. मैंने कहा लो पॉलिसी करा दूंगा तो मेरा कर्जा नहीं चुका सकूंगा, नहीं तो फिर पैसा नहीं मिलेगा, यूं बोल दिया मुझे. फिर कहा बना दो, फिर जो मिले वो तो दो, मेरे को कर्जा चुकाना है. फिर पॉलिसी बना के मुझे 80,000 रुपये दिए. फिर तो ये कर्जा जो आपको चुकाना था वो किस लिए चुकाना था? शादी कराई थी लड़के की, इसलिए कर्जा लेते हैं क्या हम. कान्हा भाई, साल का आप कितना कमा लेते हो? अब साल का तो यहाँ पर तो क्या कमाई है, हमारी कोई कमाई नहीं है यहाँ पर. तो ठीक है, 4-5 हज़ार रुपया कहीं से उधर उधर मजदूरी चलती है तो कमा लेते हैं बस. ये तो बहुत हमारे से धोखाधड़ी हो रही है बहुत बैंक. हाँ, ऐसे गरीब लोगों को हमको कोई पता नहीं पड़ने देते. बस जैसे तैसे करके उनको इतने समय हो गया ब्याज भरते रहे मजदूरी कर करके, और वापस उनका पैसा लिया था हमको भरना ही था. तो पूरा पैसा भर के उस बैंक से हम छुटकारा पा लिया, क्योंकि परेशान करते हर 6 महीने आते हैं, ब्याज लाओ या पैसा भरो, ब्याज पैसा भरो. तो कई मजदूरी बाहर गए, मजदूरी करके उनका पैसा पूरा भर दिया है. तो मैं जब तारवा गांव में आया था, मुझे कान्हा भाई ने सबसे पहले मुझे अप्रोच किया था. अगेन किसी का केस सॉल्व किया था हमने, कान्हा भाई उनको जानते थे तो उन्होंने उनके थ्रू मुझे कांटेक्ट किया.
कान्हा भाई यहाँ पे वार्ड पंच थे, तो कान्हा भाई को कई लोग जानते थे, तो उनके थ्रू हम लोग को यहाँ पे बहुत से केसेस का बारे में पता लगा कि इतने लोगों के साथ चीट हुआ, इतने लोग यहाँ पे विक्टिम है। विक्टिम्स इतने भोले थे, इतने सीधे थे कि उनको अपना केस समझाना नहीं आ रहा था कि उनके साथ हुआ क्या। मतलब वो ये कन्वे नहीं कर पाते थे कि उनके साथ चीटिंग क्या हुआ है। तो जब अगर वो केस प्रेजेंट नहीं करेंगे तो मैं आगे किसी को समझाऊंगा क्या उनके केस के बारे में और केस का सॉल्यूशन कैसे होगा। हमें लोन बनाया ने बात कीधु कि लोन हमारे पास थी, ने बात कीधु कि आपको बीमा पॉलिसी बनाओ तो आपको पैसा मिलते हैं, नहीं बनाता तो नहीं मिल सकते हैं। हमारे जरूरत थी इसलिए हमें लोन कराया था। आपको ये बताया गया था क्या कि आपको हर साल वो बीमा का जो रकम है वो चुकाना पड़ेगा? चुकाना पड़े सर, पर हमने बता रही, पर हमने तो कोई बताया नहीं है पहले। तो उसके 6 महीने बाद वो हमने पासा पैसा वो भरने पड़ेगा एम કરીને आवता है। हम ऊपर कोई बीमा का कागज है कि कोई लोन का कागज है, हमको तो कोई बताता नहीं, इसको साइन करा लेता। आपको 6 महीने बाद क्या बोला उन्होंने? 6 महीने बाद तो पैसा भरने पड़ेगा, ऐसे बोलता थे। कितना का भी पैसा अर्धा हमको कितना नो लोन बनाई हुई हमको पता नहीं, पर एटले किस्त आती हो तो भरनी ही पड़ती है 6 महीने। इसको धमकी करके हमको कागज लेने आता था, हम ऊपर साइन करा लेता। हमको बीमा का कागज है कि लोन का कागज है कि कौन सा कागज है, इसको हमको बताता नहीं था जानकारी। अब इसके बाद आप कभी बैंकों पर भरोसा कर पाएंगे? नहीं। विलेजर्स को ये पता था कि वो तो एफडी है और 5 साल बाद पैसा मिल जाएगा, वो इस भरोसे जी रहे हैं। ओके, तो उनको बताना पड़ता था कि ये एफडी नहीं है, ये बीमा पॉलिसी है। उनको दिखा करके समझाना पड़ता था, बिकॉज जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आते थे वो इंग्लिश में होते थे। बहुत से केसेस में तो ना कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट अवेलेबल था, ना बैंक वाले इन लोगों को स्टेटमेंट्स देते थे, ना पासबुक्स देते थे। तो हमारे पास हमको ये पता है कि उनके साथ चीट हुआ है, बैंक वाला बता नहीं रहा है, बैंक वाले को पता है पर वो इनको बता नहीं रहा है, और इनको अपने अधिकार नहीं पता है इसलिए पूछ भी नहीं पा रहे। और अगर पूछ भी रहे हैं तो बैंक वाले इनको एक मैनेजर से दूसरे मैनेजर के पास, दूसरे अधिकारी से तीसरे अधिकारी के पास भेज रहे हैं कि उनको नहीं पता, उनको पता होगा। तो वो बेचारे वापस थक हार के वापस आ जाते थे, तो उनको अधिकारों के बारे में पता ही नहीं। सो ऐसे केसेस में जहां पर कि क्लाइंट वो हिंदी में साइन कर रहा है या वो अंगूठा लगा रहा है, तो ऐसे केसेस में बैंक एम्प्लॉइज को एक वर्नाक्युलर डिक्लेरेशन लेना होता है। वर्नाक्युलर डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि वो किसी विटनेस से या किसी ऐसे आदमी से वो प्रपोजल फॉर्म को वो क्लाइंट को समझवाएंगे कि ये प्रपोजल फॉर्म में ये लिखा हुआ है, और उसको समझाने के बाद में उसने ये साइन किया है मेरे प्रेजेंस में, ऐसा एक विटनेस कोई बताएगा। अभी दिस प्रोसेस इज गुड, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से कभी हुआ ही नहीं, और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ने ठीक से किया ही नहीं। आपको बाद में पता कैसे चला कि इन्होंने तो आपको बीमा भी बेच दिया है? ये से पतो नहीं लगतो, पण आ बीजे लोके बात करी के आम का वीमो ने हिमो आपड़े कटी गयो तो ई वीमो ने वो खाई गया, आम पतो नहीं लगतो। तो बाकी लोगों ने बात कर करके आपको पता चला कि अच्छा, बाकी लोग बात करी के तारे पतो लगी। तो बैंक वालों को तो भरोसा ही नहीं करते हैं, ऐसे परेशान करते हैं, आते हैं सब तो बहुत डराते हैं कि तुम्हारी जमीन हम बेच देंगे, नहीं ऐसा करेंगे, नहीं पैसा पर हो, उठते ही नहीं। सब ऐसा है कि ऐसा बेईमानी लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोन पास होता है वो आधा करके वो उन लोगों को देते हैं, फिर लोगों को फिर भराते हैं, तो ये बेईमानी नहीं था बिल्कुल। These बैंक RMs या for that matter any बैंक एम्प्लॉई जिसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मुझे तो टारगेट पूरा करना है ये इन प्रकारण, उसके लिए कोई सॉफ्ट टारगेट या कोई हार्ड टारगेट नहीं है। ही इज अ वल्चर, उसको जहां पर प्रे दिखेगा वो झपट्टा मारेगा और वो अपना शिकार करेगा, और मतलब वो विक्टिम को कितना भी स्ट्रांग हो वो भरोसे में लेकर के उसको विक्टिम बना ही दे। According to a recent survey, over 84% of bank RMs rated their sales pressure at 3 or higher on a scale of 0 to 5.
Moreover, 51.5% admitted they constantly fear losing their jobs if they fail to meet targets. क्या आपको लगता है कि आपके टारगेट्स अनरियलिस्टिक हैं? टारगेट्स हमेशा से अनरियलिस्टिक ही होते हैं। जहां पे आपको 50 रुपए कमाने हैं वहां पे वो आपको 150 रुपए बोलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब अगर हम उन्हें 50 बोल देंगे तो एक एम्प्लॉय का बैंडविड्थ 25 का है, वो 50 रोज होके करेगा। जब हम उनको बोलेंगे 150 तो वो जैसे तैसे 50 पे आके गिरेंगे। अगर आप एक एम्प्लॉय को सेल्स के टारगेट देते हो ना तो आप उससे सब कुछ मांग रहे हो। तो जो आरएम होता है ना उसको ये नहीं पता तो कि कैसे बेचना कैसे है, बिकॉज उसको एक बुक तो थमा दी हाथ में, और वो जो बुक साइज होता है, बुक साइज का मतलब है कि कितने कस्टमर्स उसको ब्रांच की साइड से मिले हैं। अब वो डिपेंड है कि बड़ा बैंक है कि छोटा बैंक है। बड़े बैंक ने अच्छे कस्टमर्स दे दिए, ज्यादा कस्टमर दिए, छोटे बैंक ने लिमिटेड कस्टमर दे दिए। अब कस्टमर्स के अंदर ही सब कस्टमर्स होते हैं। सपोज एक फैमिली के 4 कस्टमर है बट फैमिली तो एक ही है। अब उस फैमिली को कितनी बारी जाके बेच सकता प्रोडक्ट में, तो वो वहीं पे कंफ्यूज है, चूड़ा किसको जाके लगाऊंगा। अब मैं नया कस्टमर कहाँ से पकड़ूंगा, मार्केट में कोल्ड कॉलिंग करूंगा, अपनी फैमिली में जाके पकड़ूंगा, अपने माँ बाप को पकड़ूँ, ताऊ को पकड़ूँ, तो मैं पकड़ूंगा किस? अब शायद अगर नहीं पकड़ पाया किसी को दिन में तो शाम को आगे फिर बैठ जाएगा, अब इसको भी हम उसको सुनाएगा। मतलब चाहे वो अब्यूजिव लैंग्वेज बोले, उसको लेट तक बैठा के रखे या उसको फालतू के काम करवा दे, कुछ भी काम करवा सकता है। आप 12 साल से काम कर रहे हैं तो रेगुलर डायरेक्ट का, लेकिन आप फर्क बता सकते हैं? तो ऑनेस्ट इतना तरक्की नहीं पता मिला। ये जो भी ट्रेडिशनल एंडाउमेंट प्लान्स भी होते हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। 90% बैंक रिलेशनशिप मैनेजर्स को खुद को समझ में नहीं आता है। उनको 2 पेज का सेल्स ब्रोशर बना दिया जाता है। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल, जूम कॉल पे उनको सेल्स पिच बताई जाती है खाली कि आपको ये 10 बातें बोलनी है, और उनको डिटेल में उनको भी नहीं पता होता है। A study on Bank RM's technical knowledge revealed shocking gaps. 85.3% couldn't differentiate between regular and direct mutual funds, and 98% didn't know the difference between nominal and real returns. A bank RM should know the difference between regular and direct on day one. If he or she has spent 10-12 years in the industry and doesn't know this, then it tells you just how bad the system is. मेरे एक खास दोस्त है, हमने स्कूल में साथ में पढ़ाई किया था। 3-4 साल पहले उनका फ़ोन आता रात को 9-10 बजे, वो रो रहे थे फ़ोन पे और कह रहे थे यार तुम्हारे पास कोई नौकरी है तो मुझे दे दे, मैं ब्रांच मैनेजर हूँ, अब भी मेरे से काम नहीं हो सकता, ये मिससेलिंग मैं और नहीं कर सकता। एंड उन्होंने बताया कि एक सीनियर सिटीजन लेडी को उनको 50 लाख रुपए क्लोज एंडेड फंड में 5 साल के लिए डालने पड़े, और उनको ऐसा बोल के बेचना पड़ा कि एफडी है, सेफ है, और 5 साल का लॉक इन बताया ही नहीं गया। अभी आप सोचिए सीनियर सिटीजन है और आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक इन है, उस वक्त तो आपको पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे ऐसे ये केसेस बैंकों ने करवाए हैं ज़बरदस्ती। और ब्रांच मैनेजर लेवल पे ये अगर टारगेट्स है तो सोचिए रिलेशनशिप मैनेजर्स तो बेचारे क्या कर पाएंगे। और वो रोने लग गया था, बोलते कि मैं और नौकरी नहीं कर सकता। एंड फाइनली उन्होंने बैंकिंग से अपना मतलब करियर ही ख़त्म कर दिया। अब वो जहाँ काम कर रहे हैं इट हैज़ नथिंग टू डू विद बैंकिंग, बिकॉज बियॉन्ड अ पॉइंट आप अपनी ज़मीर को क्या बताएंगे कि आपने सीनियर सिटीजन लेडी को ड्यूप किया, उनकी क्या बद्दुआ आपको मिलेगी। यू नो 10 साल में मैंने सिर्फ यही देखा है दैट आप जितना यहाँ पे इंडस्ट्री में दिल लगा के काम करोगे ना, उतना आपका खून ही खत्म होगा। आपको पता है इंटरनली कि गलत जा रहा है, गलत हो रहा है, बट आप में इतना नहीं होता है, हिम्मत नहीं होती, आप में इतना दम नहीं है। रीज़न है फाइनेंशियल क्रंचीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली है, बच्चा है, खुद के भी खर्चे हैं। ये आपके कलीग्स भी सेम चीज़ फील करते हैं? हार्ट अटैक्स बैंकर्स को सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वो इतना अंडर प्रेशर है, वो इतना दिल लगा के काम करते हैं, अपनी बैंकिंग से इतना प्यार करते हैं, पर बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पीपल विल कम, पीपल विल गो, बट कंपनी विल रन। सो चाहे बंदा आके रिज़ाइन करके जाए, चाहे वो मर के जाए, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1-2 ने भी कमिट किए हैं। जब ये सब हुआ तो सबसे पहले हमें ये बोला गया दैट यू विल नॉट डिस्कस इट विद एनीबडी। अरे यार, हमारा कल हम मर जाएंगे तो मतलब व्हाट डू यू वांट कि हमारे बारे में कोई बात भी ना करे। और नोट्स में लिख के जा रहे हैं वो लोग, अब मतलब इतने नाम लिख के जा रहे हैं, बट नोबडी इज टेकिंग एक्शन। तो जो उनके सुपरवाइजर थे, उनके जो बॉस थे, जिन एम्प्लॉय ने कमिट करी, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया? They are working very fine. They are on well good designations with high promotions, good packages. They are,
ट्रैवलिंग अब्रॉड, वो तो घूम रहे हैं मस्त अपना, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, गया गया। अनफॉर्चुनेटली इतने ज्यादा सेल सेंट्रिक हो चुके हैं आज की डेट में ये इंडस्ट्री की, दे आर फॉरगेटिंग कि हम लोगों की जेबें खाली खाली करते करते ना हम इंसानों को भी खाली कर रहे हैं। कोई एम्प्लॉय कंप्लेन करने जाएगा कि मेरे साथ बुरा हुआ है, आरबीआई कहता नहीं करता, आरबीआई कहता प्राइवेट बैंक में जॉब करके आपको सहना पड़ेगा। तो आरबीआई को देखना पड़ेगा उनका एम्प्लॉय तो परेशान हो रहा है। अगर यूथ ही काम नहीं कर पाएगा तो बैंकिंग इंडस्ट्री चलेगी कैसे? कोई बैंक का एमबी आके रोड पे आके होना अकाउंट बेच चला के, वो तो ऊपर से डांट रहा है सबको, पर नीचे जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्योंकि उसके क्लाइंट के सामने 10 कॉम्पिटिटर बैंक खड़े हैं। तो उसको नोटिस करना है कि यार कहाँ कंप्लेंट्स आ रही, कहाँ रोक सकते हो, क्या कस्टमर के फेवर में हुआ, और कुछ एम्प्लॉयज की फेवर में बात भी करें। आपको कभी रिग्रेट होता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये जॉब? देखिए रिग्रेट होता है, बट अब ये ना नेचर ऑफ जॉब ही ऐसा है कि यहाँ पे जब आप बेचोगे नहीं तो आपको अपनी जॉब में आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस दिन के गाय में तल गया कि 4 FD करके लेके आनी है 5-5 लाख की, तो आप 20 लाख FD कहाँ से लाओगे? और रोज लेके आनी है, या रोज आपको सिप लेके आना है या RD लेके आनी है, तो रोज तो ला नहीं सकते। इसमें क्या होगा कि मैं अपने दोस्त को पकड़ूंगा, अपने घर के 4 अकाउंट्स ओपन करवा दूंगा, रोज का कुछ ना कुछ कर दूंगा, तो मेरे ऐसे दिन निकलते जाएंगे। कस्टमर फंस गया या इन टर्म में मुर्गा फंस गया तो आपका टारगेट खत्म हो गया। सपोज मैं लोन देने गया, मैंने किसी को होम लोन दिया, उसके साथ एक अटैच आता है इंश्योरेंस आता है, जब वो बैंक से भी ले सकता है वो बाहर से भी ले सकता है। अब आरबीआई ऐसा कुछ नहीं कहता कि वो इंश्योरेंस उसको बैंक से ही लेनी है, बट बैंक वाले को टारगेट होता है जिसको इंश्योरेंस देना ही देना है, और इंश्योरेंस के बेसिस पे क्लाइंट को अच्छा रेट मिलता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट उसके पास कम से कम 5 से 6 दिन बाद आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। और पैसा पहले कट चुका, पैसा शुरू में ही डेबिट हो जाता है आफ्टर योर कॉल, जो उसने वेरीफाई करा है कि मुझे ये समझाया गया, ये प्रोडक्ट का नाम है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है और मैं इसको लेने के लिए रेडी हूँ। दैट्स इट। जो एग्रीमेंट किट होती है कम से कम 300 पेज की होती है। आप 300 पेज को पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। आप अपने ऐसे सैंक्शन लेटर पढ़ोगे, सैंक्शन लेटर में भी 100 पॉइंट है, 100 पॉइंट में 10 पॉइंट की वर्थ है, पर जो आप बाकी 90 पॉइंट छोड़ दिए ये क्लाइंट के नुकसान में होती है, पर उसको वो पता ही नहीं होता। वो तब पढ़ेगा जब वो फंस चुका होगा और वो कितना समझदार है कि वो बैंक से कैसे क्लेम कर सकते हो चीजों को। Satish Vajay had always dreamt of owning his own home. When the time came to apply for a home loan, he was eager to turn that dream into a reality. But for disbursement, the bank added an unexpected condition. He had to buy insurance, a unit-linked insurance plan. मेरा नाम सतीश गोपाल वाजे है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और एज मेरा 49 ईयर्स है। ये रिसेंटली मैंने अगस्त 24 में एक प्रॉपर्टी बुक की। बिल्डर से डिमांड रेज हुआ कि आपको जो नेक्स्ट पेमेंट है वो देना है, तो मैंने फिर बैंक को अप्रोच किया। बैंक अकाउंट के साथ उनके इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट भी साथ में आ गया। ऑलरेडी मेरे पास 2.75 करोड़ का खुद का इंश्योरेंस है। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो आपकी पॉलिसीज है पुरानी पॉलिसीज है, और अभी बैंक का जो रूल्स जो है, एक तो आपको नया पॉलिसी लेना पड़ेगा और अदरवाइज आपका ये लोन डिसबर्स नहीं होगा। जैसे आप बोल रहे कि ये विदाउट इंश्योरेंस अगर ये डिसबर्स नहीं होगा तो फिर कितना प्रीमियम बैठेगा। तो फिर उन्होंने कैलकुलेट किया और फिर बताया कि अगर आपको पूरा हाउसिंग लोन आपका अगर इंश्योर करना है 60 लाख, तो आपको प्रीमियम बैठेगा 3.25 लाख। मैं अगर ये घर ले रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट इंटेंशन रहेगा कि उसको EMI कैसा मैं अरेंज करूँ, मैनेज करूँ, क्योंकि 70,000 पर मंथ ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। और उसके ऊपर आप अगर बोलते कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा तो आप मेरा EMI ऑलमोस्ट 40% से बढ़ा रहे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें फिर दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग आपका जो लोन हाउसिंग लोन जो है तो 60 लाख के बदले अप टू हम लोग 70% कवर करते हैं। तो फिर मैं बोला कि ओके, इसके ऊपर प्रीमियम कितना आ रहा है? इट वाज कमिंग अराउंड 2.25 लाख पर ईयर। मैंने उनको वही बोला कि ये फिर भी ये ज़्यादा ही है, क्योंकि इतना तो प्रीमियम यानी EMI मुझे भरना है या प्रीमियम आपका प्रीमियम पे करना है? जो मेरा लोन अमाउंट है वो तो कवर नहीं हो रहा है। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, आप अराउंड आपको 70% लेना है, अदरवाइज फिर आप जब डिसबर्समेंट के लिए ऑन द टेबल आप बैंक में जाएंगे तो फिर आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा मिस सेलिंग का पॉइंट है बैंक RMs के लिए। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप बैंक में जाते हो एक लोन लेने के लिए, आपकी पॉलिसी
आपके लोन के डिस्बर्समेंट के पहले 2 या 3 दिन पहले आपको कॉल आएगी कि आपको ये इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा, तब जाकर ये डिस्बर्समेंट होगा। आप अगर कहोगे कि मुझे नहीं लेना या मेरे पास पैसे नहीं है इसकी प्रीमियम देने के लिए, तो वो लोग क्या करते, वो लोग कहते कि इसमें जितना भी पैसा लगेगा उतना आपके लोन में ऐड कर देते, तो आपका ईएमआई थोड़े से बढ़ जाएगा। अब ये इज एज हाई एज 4% ऑफ द लोन डिस्बर्समेंट, विच इज ह्यूज, राइट। और ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। ऐसा आरबीआई का कोई नॉर्म नहीं है कि आपको इंश्योरेंस कंपलसरी खरीदना पड़ेगा जब आप लोन ले रहे हो, पर क्योंकि आरएम को पता है कि आपकी जरूरत है लोन, और शायद आप थोड़ा आउट ऑफ द वे जाकर भी कर लोगे कुछ चीजें क्योंकि आपको लोन चाहिए, और उनके टारगेट्स में इंश्योरेंस को सबसे ज्यादा वेट दिया जाता है, इसीलिए इंश्योरेंस को जबरदस्ती आपके बैंक लोन्स के साथ बेचा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पॉलिसी नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये यूलिप है और ये यूलिप में तो मेरा तो सिंपली कुछ भरोसा नहीं है उसके ऊपर। तो एक्चुअली वो यूलिप इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं बोल सकते, वो तो बेसिकली कमीशन प्लान जैसे कि, और वो इंटरनली बांटा जाता है कमीशन, एजेंट भी लेता है और वो कंपनी अपने अपने अलग अलग चार्जेस लेके जो भी कमीशन है या जो भी चार्जेस है वो इंटरनल कंपनी के ही रहते हैं, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये अल्टीमेटली सफर होता है उसमें इन्वेस्टर। यूलिप में अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि आपने मान लीजिए पहले साल का प्रीमियम पे कर लिया, उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस कटते हैं। तो एक प्रीमियम एलोकेशन चार्ज कटेगा, मोर्टेलिटी कॉस्ट कटेगा, एडमिन कॉस्ट कटेगा, और उसके बाद ये पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। इन्वेस्ट होने के बाद जो रिटर्न जनरेट होगा उस पे भी एएमसी कॉस्ट कटेगा, राइट। ये पहले साल की स्टोरी है। अब मान लीजिए आप दूसरे साल या तीसरे साल पैसा नहीं डालते, फिर भी कॉस्ट कटना तो कंटिन्यू रहेगा, राइट। अब 5वें साल के एंड पे इन सब कॉस्ट को काटने के बाद और एक कॉस्ट कटेगा जिसको आप कहते हो डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस। उसके बाद बचा हुआ पैसा आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया उस 5 सालों में, तो आपको हार्डली कुछ वापस मिलेगा 5वें साल के एंड पे। यूलिप के अलावा मैंने एक दूसरा ऑप्शन उनको पूछा कि इसके अलावा दूसरा कुछ ऑप्शन है क्या, तो फिर उन्होंने बोला कि एक होम कवर्ड करके ऑप्शन है, कुछ तो प्रीमियम 11,000 पर मंथ आ रहा था, और उन्होंने बोला कि ये जो अमाउंट है वो हम लोग आपको लोन करके देंगे एट वन टाइम, फिर हर मंथ आपको वो ईएमआई में ऐड करके आएगा। 16,000 मेरा हाउसिंग लोन का ईएमआई और ये 11,000 पर मंथ मेरा पॉलिसी का ईएमआई। ये भी ऑप्शन काफ़ी कॉस्टली जाना रहता है, तो इसलिए मैंने बोला कि ठीक है वो मुझे नहीं चाहिए, हम लोग अभी दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है, इसलिए फिर मैंने यूलिप का पेपर साइन किया। Satish Waje came across a financial advisory firm and recounted how his bank had pressured him to purchase a ULIP to secure his home loan. But the advisory firm clarified that there is no regulation that requires borrowers to buy insurance with a loan. What the bank called a guideline was a sales tactic. उन्होंने पॉलिसी देखी और सडनली उन्होंने नोट किया कि ये पॉलिसी अभी आई है आपको 26 दिसंबर को, और फिर टर्म एंड कंडीशन उन्होंने देखने के बाद इमीडिएटली बोला कि ये अभी भी फ्री लुक पीरियड में है, तो ये फ्री लुक पीरियड में हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। बैंक रिलेशनशिप मैनेजर ये सारी बातें कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ही 15 दिन बाद आते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई रहती हैं? टर्म्स एंड कंडीशंस में, जो 40 पेज के डॉक्यूमेंट होते हैं, फॉन्ट साइज 4 में लिखी हुई रहती है। आदमी को ग्लासेस चाहिए पढ़ने के लिए। कई केसेस में मैंने ये देखे हैं कि आपका फ्री लुक इन पीरियड 15 दिन या 1 महीना है, उसके बाद कोरियर से आपको डॉक्यूमेंट आया है। अब वो कोइंसिडेंटल है या डेलिबरेट है वो भी हम नहीं कह सकते हैं। फिर आप जाओगे तो बोलोगे सर आपका तो लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने एडवाइस किया कि आप इमीडिएटली इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिलेशन के लिए आप फर्स्ट ईमेल भेज दो। नेक्स्ट डे मैंने वो ईमेल उनको भेज दिया, उनके ऑफिस गया तो फिर उन्होंने एक फॉर्म दिया कि एक कैंसिलेशन फॉर्म है, इसके ऊपर आप साइन करो, और दूसरा ये पॉलिसी जो इशू हुआ है हाउसिंग लोन बैंक से कंसेंट लाना पड़ेगा और यहाँ पे साइन लेना पड़ेगा। मैं और वाइफ बैंक के पास चले गए वो फॉर्म लेके। 10-15 मिनट जाने के बाद उन्होंने वहाँ का जो वो ब्रांच के जो सीनियर पर्सन थे उनसे मिलवाया, तो फिर उनसे मैंने बात की। तो ऐसा कुछ आरबीआई की गाइडलाइन है क्या कि विदाउट इंश्योरेंस आप ये आपका लोन डिसबर्स नहीं हो सकता? नहीं, बोले आरबीआई का कुछ गाइडलाइन नहीं, मगर ये हमारे बैंक का ही रूल है कि विदाउट इंश्योरेंस कवर आपको हाउसिंग लोन डिसबर्स नहीं हो सकता। मगर फिर भी उनका कहना है कि हम लोग आपको बोल रहे हैं सिर्फ एक प्रीमियम भर दो, बाद में उसको छोड़ दो। अरे मैं आगे का प्रीमियम भरता नहीं हूँ और ये पॉलिसी बंद हो जाएगी तो मेरा होम लोन का क्या होगा? फिर उनका यानी वो बोले नहीं ऐसा नहीं कुछ होगा, वो गारंटी हमारी है, हम लोग बोल रहे हैं आपको कि आप सिर्फ एक प्रीमियम भर दो, बाद में छोड़ दो।
तो मैंने वाइफ को हम लोग जब डिस्कस करने गए तो मैंने उसको पूछा, ये हम लोग 4 घंटे यहाँ पे बैठे हैं, ये पैसा यानी जो हमने जो पॉलिसी ली है पैसा पूरा लॉस हो गया है। The persistency ratio on insurance products is so low. In fact, that is the logical, unbiased measure of how bad these products are. People are not sticking by them. The 5-year persistency ratio on life insurance policies, if I remember correctly, is at that less than 50% mark. So majority of people are not even sticking with these policies, despite all of the efforts to keep them there. To an extent where they're willing to surrender, pay charges, huge charges, but they just want to get out. After evaluating the annual reports of the top 10 life insurance companies, 49% of life insurance policies on average don't last beyond the 61st month of issuance. A low persistency ratio means customers either couldn't keep up with payments or were sold a poor product which they realized later. On average, 20% of such policies don't even survive the first year. That's the 13th month drop-off. A red flag for mis-selling. In such cases, people may not get anything from the first year premium they paid. That is, they lose 100% of their investment. Even more alarming, a large chunk of insurer payouts goes to policy surrenders, withdrawals, discontinuances, and lapses. Customers hardly get paid anything in these cases. Even then, in FY24, a huge 43.3% of total benefits paid from the top 10 insurers went towards these early exits. Low persistency ratio combined with the high SWDL ratio indicate how investors in life insurance policy may be facing a huge wealth destruction. Satish then returned to the financial advisory firm with an update. The bank was refusing to disburse his loan unless he purchased the ULIP. तो ये फाइनेंशियल एडवाइजर अगर नहीं होते मेरा तो पैसा पूरा डूब जाता था। उनके जो कुछ जो इंश्योरेंस कंपनी के रिलेटेड जो कुछ सोर्सेज थे, फिर उनसे बात की उन्होंने, शायद वो बैंक मैनेजर से बात की, वो इंश्योरेंस कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव थे, और उसी दिन उन्होंने फिर कैंसिल करवाई पॉलिसी। बैंक के आरएम ने जब हमको अप्रोच किया, सो उन्होंने हमको बोला कि ये 10 साल का एक पॉलिसी टर्म है, हर साल में 1-1 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, जिसके एंड ऑफ द टेन्योर मतलब 10 साल के बाद हमको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो हमने जब भी वो वर्कआउट किया तो हमको वो अच्छा लगा, तो इसके लिए हमने उनके थ्रू ये पॉलिसी टर्म ले लिया, और फिर वो 2 साल तक हम लोग कंटिन्यू उसका प्रीमियम भरते रहे। जैसे कि तीसरे साल का प्रीमियम ड्यू होने के महीने में 1 महीने पहले उन्होंने हमको अप्रोच किया वापस। वो बोले कि सर आपका हमारे बैंक से जो इतने साल से संबंध है, सो आपको ये पॉलिसी के ऊपर एक बोनस हम लोग की बैंक की तरफ से आपको मिलने वाला है, जिसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। तो उसके लिए आपको आपका जो ड्यू डेट है उसके पहले ही आपका जो ईयरली प्रीमियम है वो पूरा आप भरेंगे तो ही आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स ऐसे थे कि एग्जिस्टिंग ड्यू डेट के पहले आप पूरा प्रीमियम भरेंगे तो आपके 2 साल के प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे। आपको कम से कम 8 से 11% का टैक्स फ्री बेनिफिट मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स तक आपको बढ़ के उसका मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो ये सुनने में थोड़ा हमको अच्छा लगा, बट मेरी वाइफ फाइनेंस की होने से वो शी इज़ वेरी कॉशियस बिफोर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो वो बोली कि ये मुझे बहुत थोड़ा डाइसी लग रहा है, ऐसा कोई मैंने कभी ऐसा सुना तो है नहीं कि ऐसा इतना रिटर्न्स बैंक कोई देता है इतने कम टेन्योर के इसमें। It's a very common technique or tactic that bank RMs use where they say that we are guaranteeing you, sir, you will get so much and so much amount. It's completely prohibited. It's not allowed to do this. हमने उनको बोला कि आप हमको रिटर्न्स में दे दीजिएगा, आप जो बेनिफिट्स बता रहे हैं वो। तो उन्होंने पहले थोड़ा टाइम ले लिया, फिर 10-15 दिन के बाद जब भी उन्होंने हमको रिटर्न में ईमेल में ये सब डिटेल्स भेजे,
तो हमारे जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो वो बोले कि ये सब चीज़ें मैंने तो कभी सुनी नहीं है और ऐसा कोई रिटर्न्स कभी कोई बैंक इतना शॉर्ट में देता नहीं है। जब ये बैंक के आरएम ने हमको ईमेल भेज के ये सब डिटेल्स दिए थे तो वही मेल हम लोग ने कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव को भेजा कि हमको क्लैरिफिकेशन चाहिए और कंफर्मेशन चाहिए। तो वो ट्रेल मेल पे उन्होंने रिप्लाई किया कि बैंक ने ऐसे कोई भी बोनस या फिर कोई भी चीज़ कोई भी कस्टमर के लिए इंट्रोड्यूस नहीं की है। तो उसके ऊपर हम लोग को समझ गया कि ये आरएम हमको कोई कुछ ना कुछ तो फ्रॉड कर रहा है हमारे एग्जिस्टिंग पॉलिसी के साथ। और वो हम लोग ने जब उनके सीनियर्स को अप्रोच किया तभी हमको समझा कि वो अल्टीमेटली हमको और एक नई पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम उनका बातों में आके अगर हम और एक पॉलिसी ले लेते तो अल्टीमेटली हम लोग को एक साल में 2 अलग अलग पॉलिसी खरीदनी पड़ती थी और 2 अलग अलग उतना सेम प्रीमियम अमाउंट भरना पड़ता था। उनको अंदर से ही प्रमोट किया जा रहा है कि लोगों के पास जाओ और ये सब आप पॉलिसीज़ का वगैरह टर्म्स रखो, और इनके अगेंस्ट जब ये पकड़े जाते हैं तो इनके अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता ताकि इनको और प्रमोट करके और मोटिवेट किया जाता है ये सब और बढ़ावा देने के लिए। तो वो जो पर्टिकुलर आरएम है जो हमको धोखे से पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहा था उसको प्रमोशन मिलके उसी ब्रांच में उसको रखा है और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग का एक अलग अलग कैटेगरीज होता है घर के इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में। कोई इमरजेंसी फंड्स होता है, कोई इन्वेस्टमेंट्स होता है, कोई उसमें। तो अगर इसमें से कोई एक भी थोड़ा बहुत अगर हिल जाए तो कोई भी मिडिल क्लास आदमी को तो ऑफकोर्स वो थोड़ा टेंशन या फिर थोड़ा वो स्ट्रेस आ ही जाता है। हम मिडिल क्लास आदमी लोग का जो भी इनकम आता है या फिर जो भी सेविंग्स होता है ये एज अ बैंक एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमारे लिए एक ही ज़रिया है। अगर ये सब धोखाधड़ी अगर यही इंस्टीट्यूट से हो जाए तो फिर कॉमन आदमी कहाँ जाए। हम बहुत लकी थे कि हमारे पास फाइनेंशियल एडवाइज़र है। नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड और हैव अ फाइनेंशियल एडवाइज़र हु कैन गाइड देम प्रॉपर्ली। तो हमारा कंसर्न वही है कि अगर ऐसे ही सब मेन इंस्टीट्यूट से आए तो फिर कॉमन आदमी फिर अपना हार्ड अर्न मनी कहाँ इन्वेस्ट करे। Whose fault is it? Is it the RM? No, I don't think it is the RM's fault because the RM is a cog in the wheel. RM is a small part of the machine and the machine needs to be fixed. I've had discussions on this with bank CEOs or just one level below CEO. And for them, it's all about growth and business and profits. They don't really see the impact on people and their lives. Finance was meant to help households, not bankrupt them. This person called up XYZ Bank. So he was selling some nonsense policies. So I said, you have a computer in front of you. Are you on the internet? I said, just Google my name. So he Googled. So he said, ma'am, आपको तो सब पता है, फिर हम लोग का क्या से चलेगा? The agent has made the commission in the first year. उसको मिल गया 65%. What is his incentive? After 5 years, he'll sell you another. Every year, he wants to sell you a new policy, right? Why? Because that's the incentive structure. So they know what they're doing is wrong, but that's the system. That's the way the business has been set up. It's completely useless to deal with this problem with penalties on the ground staff. That is unfair to them. They are not doing it because they're bad people. They are doing it because that is the way the corporate is set up. So you change incentives. The IRDA has to change these incentives. आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं एक बार मेरी ब्रांच गया था 9 बजे सुबह। ब्रांच को खुल जाना चाहिए 9 बजे। मुझे 9:15 तक बैंक में अंदर एंट्री नहीं करने दिया गया था। मैं बाहर खड़ा होकर सुन रहा था और लकीली मैं सुन पा रहा था। वो हडल जैसी होती है, 15-20 लोग जितने भी ब्रांच में होते हैं उनको बुलाया जाता है और उनसे शपथ टाइप की ली जाती है कि आज मैं 10 पॉलिसी करूँगा। हम लोग ब्लेम करते हैं आरएम्स को, जो ब्रांच मैनेजर या आरएम्स है। गलती वहाँ से नहीं होती है, प्रेशर आता है टॉप से। उनको बोला जाता है कि जब तक अगर आप इस महीने में 50 पॉलिसीज़ नहीं कर लो, ये 50 लोन अकाउंट्स नहीं कर लो, आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। 12-12 घंटे उनको काम करने पड़ते हैं। सैटरडे संडे को भी उनके पास बैंक मैनेजर्स कॉल आते हैं, आज आपने इतनी पॉलिसीज लॉग इन की कि नहीं की। See, why is the person in the branch doing what he or she is doing? Because they have targets. Who's setting the targets? The regional manager. Who's setting the office, CEO, the MD, the chairperson? Who is the
CEO responsible to the board. Look, this is the structure of a firm. Whose responsibility is it finally? It's the board's responsibility to do it. So if the board members are responsible for ensuring that unsuitable sales are not there, mis-selling is not there, then it will go down the line. The RBI has to make the bank boards responsible for stopping this rampant mis-selling, unsuitable sales, fraud which is happening in their branches. That's one. Second, you need to have incentive changes by the insurance regulator. Why is it that life insurance traditional policies, why is there 65% commission coming? Why is there 100% commission coming on the first sale? So finance is simple. You put the incentives right. Look what SEBI has managed to do in the mutual fund industry. 2009, they took away the front load. So if you invest 100 goes to work, other than a small stamp duty which goes to the central government. In a traditional plan, how much goes to work out of 100 rupees? Sometimes zero, because it's in costs, it's in commissions, it's all of that. Right? So so what does IRD have to do? Put the incentives so that the sales are right sales. You cannot regulate lakhs and lakhs of deals which happen on the ground. You can't have the regulator sitting there. The regulatory tool is to put incentives in the right place so that the agent, the seller, ends up doing the right thing. So if bank manager, if the person selling the product is incentivized to sell a suitable product, to sell a product which works for the customer and keep the customer in long term, she will end up doing that, isn't it? I mean, he's being incentivized to do this nonsense. So incentivize him to do the right thing. Why is that so difficult? Wherever you have incentives, people respond to incentives. And so when you have a 35% commission on first year premium and you have a corresponding mutual fund expense ratio capped at 1 or 2%, of course bankers are going to sell insurance. The disparity is so crazy. Even in ULIPs where the commissions are lower, the insurance commissions are lower, still they are some multiples of the mutual fund commission. In case of RBI and IRD, the approach seems to be that if there is a complaint, then at the first instance, let the company handle it. If it's not resolved, then let the ombudsman handle it. And ombudsman orders are, sometimes they put penalties, sometimes they don't. Not all ombudsmen go strongly against the erring bank or the insurance company. What doesn't happen with either IRDA or RBI is a investigation by the regulator that this is a systemic problem. Let's find out the culprits. Let's put the maximum possible penalty allowed by law on them. It's just not there. It's just not happening, and I don't understand why. So it may be that wherever you live, there may not be an RIA, in which case you have to then ask the bank RM or the distributor what his or her qualifications are, how they are ensuring that they are unbiased and they're not just selling the products of their associate mutual fund or associate insurance company, and more than any of that, how much commission they are making from the product that they are selling to you. And any claims they are making that you will get so much return, they have to put into writing. Oral should not be accepted. आपको पता है बहुत बार गलतियां कहाँ भी होती है, आप फॉर्म पूरा भरते भी नहीं हो, आपसे बताया जाता है सर आप खाली साइन कर दो। जो इन्फॉर्मेशन डिटेल्स भी भरते हैं वो बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर्स भरते हैं कि आपका पॉलिसी फटाफट इश्यू हो जाए, रिजेक्शन आए ही ना। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी? जब आप खुद का पॉलिसी डॉक्यूमेंट में वो क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगी कि अरे ये तो मैंने बोला ही नहीं है, और आपके पास वो 15 दिन का ही विंडो है। अगर आपको लगता है कि ये 15 दिन का विंडो निकल चुका है बाय द टाइम आपने ये पॉलिसी आई और आपने पढ़ा, आप तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को मेल लिखिए और आप अपने बैंक को भी मेल लिखिए कि ये ऐसा ऐसा किया गया था, ये गलत इन्फॉर्मेशन है और मुझे जो रिफंड चाहिए तो रिफंड कराओ या चेंजेस करवानी कराओ। बट बायर बिवेयर यानी कस्टमर्स को खुद को अवेयर होकर ये स्टेप लेना पड़ेगा। इसमें आप अगर आपने देरी कर दी, 4-6 महीने निकाल दिए, फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये आपके मेहनत के पैसे हैं, आपने एक एक पाई जोड़ा है आपने इसको। तो जब भी आप ऐसा कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं और कोई भी प्रोडक्ट में डालते हैं, उसको पहले डॉक्यूमेंट्स को आप समझिए। किसी भी आरएम आपको कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है, बैंक का आरएम हो या इंश्योरेंस एजेंट, बाकायदा आप उससे मेल पे मंगवाइए सारी डिटेल्स। वर्बली मत जाइए, व्हाट्सएप पे मत मंगवाइए, मेल पे आप उनसे मंगवाइए ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहता है। आपके नज़दीकी जो भी रिश्तेदार हैं, कोई भी फैमिली में जो पढ़े लिखे हैं, ये जो चीज़ को समझते हैं,
उनसे आप एक बार विचार विमर्श कीजिए, क्योंकि 1 लाख 2 लाख 5 लाख प्रीमियम छोटा प्रीमियम नहीं है, बड़ी रकम होती है। बिना सोचे समझे आप मत लीजिए। अब तो आप ये सारी चीज़ों ऑनलाइन भी जाके आप रिव्यू देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट का क्या रिव्यू है, सिंप्लीफाइड टर्म्स में आप उसकी डिटेल समझ सकते हैं। और ये चीज़ तो आप मोबाइल पे भी खुद कर सकते हैं। जब आप 5 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहे हो, हम जब 2 लाख रुपए का मोबाइल खरीदते हैं, 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदते हैं, तो इतनी रिसर्च करते हैं। हम 3 वेबसाइट में देखते हैं, अमेजोन पे सस्ता है कि फ्लिपकार्ट पे है कि क्रोमा में जाके ले लूँ। हम वहाँ 5,000 रुपये बचाने के दोस्तों से पूछते हैं, यार तुम्हारा क्रेडिट कार्ड दो, उसमें 5,000 रुपये का ऑफर मिल रहा है। तो वहाँ जब हम इतनी दिमाग लगा सकते हैं, तो यार 5 लाख का हम जब प्रीमियम भर रहे हैं तो उसमें थोड़ा तो हम रिसर्च करें। Mis-selling thrives on silence, ignorance, and misplaced trust. While regulatory changes are being planned, subpar products won't cease to exist. Awareness is your first line of defense. Always ask, is this product right for my goals? Do I fully understand the terms? And is this advice coming from a qualified and regulated source, or a salesperson disguising as an advisor? Take investment recommendations from qualified financial advisors. They're legally bound to put your interests first. If you've been missold, don't stay silent. Voice out your opinion. Share your experience with the relevant authorities and regulators. Together, we can shift the system from sales to solutions, confusion to clarity, regret to responsibility, so no one gets missold again.